हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का पार्ट 6। इसके अंतर्गत हम स्पेक्ट्रल बिहेवियर, कलर ऑफ कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन नंबर और तथा ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल बिहेवियर एंड कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई भी पदार्थ हमें कलर्ड क्यों दिखाई देता है, चलिए इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। पहले पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन लाइट के विजिबल रीजन से जब एनर्जी को अवशोषित करते हैं तो वो पदार्थ हमें रंगीन दिखाई देता है, और यदि वे अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी का अवशोषण करते हैं तो वो रंगहीन दिखाई देता है। प्रकाश का दृश्य क्षेत्र कितना होता है? 400 से 700 nm वेवलेंथ वाला क्षेत्र प्रकाश का दृश्य क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र से जब ऊर्जा का अवशोषण कोई पदार्थ करता है और उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंख पर पहुंचता है, उसके कारण हमें वो पदार्थ रंगीन नजर आता है, कलर्ड नजर आता है। अब हमें पता है कि जो लाइट है वो 7 रंग से मिलकर के बनी हुई है और इसमें हर रंग की एक वेवलेंथ अलग होती है। जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो किसी एक रंग की वेवलेंथ को वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस पदार्थ से निकलने वाला प्रकाश जिस रंग का होता है उसे हम पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, और वह पदार्थ उसी रंग का हमें नजर आता है। चलिए इस टेबल से इसको हम समझते हैं। यदि कोई पदार्थ है, उसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है और वो पदार्थ उस लाइट में से 400 से 43500 nm तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, या इसके बीच की वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है? वो वॉयलेट कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये वॉयलेट कलर हमें नजर नहीं आएगा, बल्कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा, येलो ग्रीन। इसी तरह से कोई पदार्थ जो है वो 500 से 560 nm तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो पदार्थ हमें कैसा नजर आएगा? पर्पल नजर आएगा। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि पदार्थ जो है वो कलर्ड क्यों होते हैं और किस कलर के नजर आते हैं, तो वो किस कारण से आते हैं, किसी कलर के अगर वो नजर आते हैं तो। अब संक्रमण धातुओं में रंग प्रमुखतः 2 कारणों से होता है। पहला कारण है डी ट्रांजिशन और दूसरा कारण है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं डी संक्रमण की या डी ट्रांजिशन की। डी ट्रांजिशन क्या होता है? संक्रमण धातु के संकुलों में डी संक्रमण को हम CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं। जब मुक्त गैसीय अवस्था या पृथक आयन में 5 डी कक्षक डीजनरेट होते हैं तो उनकी एनर्जी समान होती है, परंतु जब संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आ जाता है तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को प्रभावित कर देता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस कारण मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और इस लिगेंड के इफेक्ट के कारण डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिए, पहला ग्रुप जो है वो TTG ग्रुप होता है, जिसके अंदर DXY, DYZ, DZX ऑर्बिटल होते हैं, और ये जो है लोअर एनर्जी का होता है। दूसरा ग्रुप EG ग्रुप होता है, जिसके अंदर DX2, Y2 और DZ2 ऑर्बिटल्स होते हैं। EG की एनर्जी T2G की तुलना में ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल की एनर्जी समान है, फिर ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, लोअर एनर्जी वाले ग्रुप में और ये हायर एनर्जी वाले ग्रुप में। तो जब डी ऑर्बिटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग या डी ऑर्बिटल का विपाटन। अब देखिए डी ट्रांजिशन क्या होता है? ग्राउंड स्टेट, जिसे हम T2G ग्रुप में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो हम इसे ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि EG ग्रुप में पहुंच जाता है। तो यहाँ EG ग्रुप में भी डी ऑर्बिटल है और T2G ग्रुप में भी डी ऑर्बिटल है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो D से डी ऑर्बिटल में हुआ, इसलिए इसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं।
यानी T2G के d ऑर्बिटल से Eg के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को dd ट्रांजिशन कहा जाता है। मेटल आयन का कलर उनके d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ मेटल्स आयन हैं, उनके जो d ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बताया गया है और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है और उसमें कौन सा कलर होता है वो दिखाया गया है इस टेबल के अंदर। अब देखिए स्कैंडियम 3+ की जब हम बात करते हैं तो 3d 0 यानी कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कलरलेस होगा। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए कलरलेस हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो ये लाइट पिंक होगा या फिर कलरलेस होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो ये कलरलेस होगा। मतलब 3 चीजों में हम कह सकते हैं कि जो मेटल आयन है या कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस होता है। एक तो जब d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जब d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है और जब d ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है। ये 3 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरह के हैं जो कलरलेस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स को। अभी हमने d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखी थी जिसमें d ऑर्बिटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं T2G और Eg। इन दोनों ग्रुप के बीच की जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर। अब हम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलकीय संरचना में 6 लिगेंड अष्टफलक के कोनों से मतलब x, y, z एक्सिस की ओर से मेटल आयन की ओर आते हैं। जब ये 6 लिगेंड मेटल आयन की ओर आते हैं तो जो मेटल आयन होते हैं उनके d कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखिए आप, ये मेटल आयन के d ऑर्बिटल हैं जो कि सेम एनर्जी के हैं। इट मीन्स ये डी जनरेट है। अभी ये जब मेटल आयन के पास में लिगेंड नहीं पहुंचा है, फ्री मेटल आयन है, तब ये स्थिति है। जब मेटल आयन के पास में लिगेंड जाता है तो इन d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी वृद्धि हो गई इन d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, तो वृद्धि हो जाती है। अब जब ये वृद्धि हो जाती है तो ये d कक्षक 2 समूह में विभाजित हो जाता है। जो कक्षक x, y और z एक्सिस की ओर होते हैं वो अधिक प्रतिकर्षित होते हैं और वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। अब z, y और x एक्सिस की और कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, dx2, y2 और dz2। ये बिल्कुल एक्सिस पर होते हैं। तो जब लिगेंड एक्सिस की ओर से आता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इन d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और ये हायर एनर्जी में चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हायर एनर्जी में, और ये Eg ऑर्बिटल कहलाते हैं। जो कक्षक x, y और z अक्षों के मध्य में होते हैं वो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण कम कर पाते हैं और इसलिए ये लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dxy, yz और zx। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो x, y और z एक्सिस के बीच में अभिविन्यासित होते हैं या ओरिएंटेड होते हैं और इन्हें T2G ऑर्बिटल कहते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल एक्सिस पे नहीं होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होता है और रिपल्शन कम होने के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये लोअर एनर्जी स्टेट में चले गए। अब ये जो दोनों स्टेट होती है, लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं, या O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने यहाँ पे O लिखा है और इसकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 10 dQ के बराबर होता है। अब इस प्रकार के जो d कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाता है तो वह विजिबल रेंज से लाइट की रेज को एब्जॉर्ब करेगा और इस कारण से जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें कलर दिखाई देता है। अब जो T2G ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी -0.4 डेल्टा O नीचे होती है, मतलब एवरेज एनर्जी से। ये एवरेज एनर्जी इसकी तुलना में ये इतनी कम होती है। और जो Ag ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी की तुलना में
प्लस 0.6 डेल्टा O जितनी अधिक होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बाद में हम देखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसमें 4 लिगेंड होते हैं, ठीक है। 4 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं। वहां पे ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा 6 लिगेंड थे। अब ये जो चारों लिगेंड हैं वो किसी भी कक्षक के एकदम सीध में नहीं होते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये जो गोले नजर आ रहे हैं आपको, ये लिगेंड है 1 2 3 और ये 4, ये चारों लिगेंड हैं, ठीक है। अब ये जब लिगेंड मेटल आयन की ओर आते हैं तो ये लिगेंड इस तरह से मेटल आयन की, जिस दिशा में मेटल आयन की ओर आ रहे हैं उस दिशा में कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, Eg और T2G। और Eg ग्रुप्स के जो ऑर्बिटल हैं dx² y² और dz², ये हमेशा एक्सिस पे होते हैं। ये देखिए, z² जो है यहाँ पे z एक्सिस पे होगा, यानी कि ये Eg ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और जो T2G ऑर्बिटल हैं, इट मीन्स dxy yz और zx, ये एक्सिस के बीच में होते हैं। तो ये यहाँ पे होंगे, ये देखिए एक्सिस के बीच में, इसका मतलब ये यहाँ पे होंगे। तो ये जब लिगेंड आता है तो उस लिगेंड के बिल्कुल सीध में कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, एक ऑर्बिटल यहाँ है और एक ऑर्बिटल यहाँ पर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के बीच में है, यानी कि T2G ऑर्बिटल, ये लिगेंड से थोड़ा करीब है, और जो Eg ऑर्बिटल है ये लिगेंड से दूर हैं। तो Eg ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा और इन Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और ये लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। और क्योंकि T2G ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के अधिक नजदीक हैं, तो इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा और T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। अब जब धातु की ओर लिगेंड जाता है तो डी कक्षक की ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है फ्री आयन है, मेटल आयन, इनकी एनर्जी सेम है सभी डी ऑर्बिटल्स की। अब जब मेटल आयन की ओर लिगेंड जाएगा तो इनकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में वृद्धि हो गई, परंतु T2G कक्षक लिगेंड के अधिक नजदीक रहता है। यहाँ हमने देखा ये T2G कक्षक के लिगेंड के ज्यादा नजदीक हैं, इनकी ऊर्जा अधिक होती है तथा Eg कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। ये अष्टफलकीय आकार के एकदम विपरीत होता है। ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि वहां पर Eg की एनर्जी ज्यादा थी और T2G की कम थी, यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। दोनों कक्षकों में ऊर्जा अंतर डेल्टा T से शो करते हैं। T का मतलब है टेट्राहेड्रल। T2G कक्षक की ऊर्जा औसत ऊर्जा से प्लस 0.4 डेल्टा T उच्च होती है और Eg कक्षक की ऊर्जा औसत ऊर्जा से माइनस 0.6 डेल्टा T कम होती है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दर्शाया गया है। D10 तथा D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयन रंगहीन होते हैं, ये अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है और डी ट्रांजिशन नहीं होने के कारण ही ये कलरलेस होते हैं। आयन में जितने अधिक डी ट्रांजिशन होगा उस आयन के विलयन का रंग उतना ही गहरा होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में यानी कि डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये विजिबल रीजन से वेवलेंथ जो है प्राप्त नहीं हो पाती है इनको, अतः ये आयन रंगहीन होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अभी हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स में कलर डी ट्रांजिशन से होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में कलर होने का एक दूसरा कारण भी है, वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी संक्रमण के अतिरिक्त संक्रमण धातु की यौगिक में
रंगीन दिखाई देने का दूसरा कारण आवेश स्थानांतरण यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। डीडी संक्रमण के अतिरिक्त धातु आयन तथा लिगेंड अणु के आणविक कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। अब डीडी संक्रमण यानी कि डीडी ट्रांजिशन में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन है वो केवल धातु आयन के डी ऑर्बिटल से उसी धातु आयन के दूसरे डी ऑर्बिटल यानी हायर स्टेट में जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर है या हम यूं कहें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आयन के ऑर्बिटल से लिगेंड आयन के ऑर्बिटल में जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन धातु आयन के ऑर्बिटल से लिगेंड आयन के ऑर्बिटल में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और ये ऊर्जा का अवशोषण क्योंकि विजिबल रीजन से यानी दृश्य क्षेत्र से करता है, इस कारण यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। संक्रमण धातु आयन पर जितना अधिक धनावेश होगा उतना ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ेगी और यौगिक का रंग उतना ही गहरा होगा। अब ये आवेश स्थानांतरण मेटल टू लिगेंड भी हो सकता है और लिगेंड टू मेटल भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो MlCT यानी कि मेटल से लिगेंड की ओर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मेटल टू लिगेंड किस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसको शो किया गया है। और ये जो है वो LmCT यानी कि लिगेंड से मेटल की और चार्ज ट्रांसफर यानी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के ऑर्बिटल में जा रहे हैं और इसमें मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो दोनों तरीके से चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन दोनों ही तरीके में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और ये एनर्जी कौन से रीजन से ली जाती है, विजिबल रीजन से। और यही कारण है कि चार्ज ट्रांसफर से भी जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स है उनमें कलर दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की और उस नंबर के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हैं यह संख्या उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। उपसहसंयोजक संख्या से कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री एवं शेप का निर्धारण किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है CuNH3 का होल 4 2+। इसमें यहाँ देखिए 4 लिगेंड हैं, ठीक है। 4 लिगेंड जो हैं वो कॉपर से जुड़े हुए हैं। कॉपर यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कॉपर की जो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अभी हमने ऊपर कहा कि सेंट्रल मेटल आयन से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उतनी ही उसका उपसहसंयोजक संख्या होती है। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व प्रमुखतः उपसहसंयोजक संख्या 4 तथा 6 वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उपसहसंयोजक संख्या 4। उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स की 2 आकृति संभव है जो कि संकरण पर निर्भर करती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। NiCl4 2-। यहाँ पे निकल जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है और जो क्लोराइड है वो लिगेंड है। तो जब सेंट्रल मेटल आयन के संपर्क में लिगेंड आता है, कौन सा, क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड यहाँ पर जो है दुर्बल लिगेंड है यानी वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को इससे समझ सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कैसा है, वीक है, वीक लिगेंड है, तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि 4 यहाँ पे हमारे पास लिगेंड है
तो 4 लिगेंड के लिए हमें 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो आगे के जो ऑर्बिटल हैं वो 4s2 और 4p काम में आ जाएंगे। तो 3 ऑर्बिटल तो हमें 4p के मिल जाएंगे और एक ऑर्बिटल 4s का मिल जाएगा। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका जो कॉम्प्लेक्स है निकल का उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर को भी हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए NiCN4 2-, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसमें निकल आयन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, ये +2 स्टेट में है और जो Cn- है वो प्रबल लिगेंड है। यहाँ प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या होगा, डी कक्षक में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, यानी कि पेयरिंग हो जाएगी और हमें एक और डी कक्षक रिक्त मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जो कि लो स्पिन होगा और जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया है इसको हम देखते हैं। निकल +2 स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 8, ठीक है, डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइनाइड उपस्थित है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला जाएगा। तो हमारे पास में एक डी ऑर्बिटल, ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये वाला खाली हो जाएगा। तो अब हमारे पास में कितने ऑर्बिटल हो गए, एक तो ये डी ऑर्बिटल खाली हो गया, ये एक एस ऑर्बिटल और हमें कितने चाहिए टोटल, 4 चाहिए, तो हम 2 पी के ऑर्बिटल भी यूज करेंगे। तो ये 4 ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट मिल गए किसको, लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और जो निकल का ये कॉम्प्लेक्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अभी हमने जिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करी थी उन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उपसंयोजक संख्या 6 वाले संकुल अधिक संख्या में और अधिक स्थायी होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है, इनकी आकृति जो होती है वो अष्टफलकीय होती है और ये लो स्पिन होंगे या हाई स्पिन होंगे ये डिपेंड करेगा लिगेंड की नेचर पर। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीज को हम वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको देखते हैं। तो मैग्नीज का जो वीक फील्ड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स है वो है MnH2O6 2+ और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है वो है MnCN6 4-। जब लिगेंड वीक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे पेयरिंग हो रही क्यों, क्योंकि इन दोनों के जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी तुलना में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी की जो मात्रा है वो कम है, किसकी तुलना में, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस की तुलना में। इसीलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। थैंक यू।